यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरी वॉइस आ रही है सबको? ठीक। बच्चों देखो, आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं फिजिक्स का। वो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है हमारा। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिज्म, और इंडक्शन मतलब टेम्पोरेरी। इंडक्शन मतलब टेम्पोरेरी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है मैग्नेटिज्म से टेम्पोरेरी, यानी कि टेम्पोरेरी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है मैग्नेटिज्म से। टेम्परेरी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है मैग्नेटिज्म से। ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हमने पढ़ा था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हमने पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट करंट की वजह से, दैट करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हमने यही तो पढ़ा था, जो ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट से हमें पता लगता है कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड whenever a compass needle is placed near the current carrying wire, then compass needle starts showing deflection. It indicates that the current carrying wire produces magnetic field, कि अगर कोई कंपास निडल को करंट कैरिंग वायर के पास में रख देते हो तो करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से कंपास निडल डिफ्लेक्शन शो करता है। ठीक। अच्छा, अब हम लोग इसके अंदर उसका उल्टा पढ़ रहे हैं, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का उल्टा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं टेम्पोरेरी इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म से। ऐसा इसको सबसे पहले बच्चों हमारा एक फेराडे नाम के साइंटिस्ट थे और एक हेनरी नाम के साइंटिस्ट थे। मैं इनके सरनेम बता रहा हूँ। एक साइंटिस्ट थे जिनका सरनेम था फेराडे, उनका पूरा नाम था माइकल फेराडे। और एक हमारे साइंटिस्ट थे जिनका सरनेम था हेनरी। उन दोनों ने इसको डिस्कवर किया था। ऐसा हुआ था बच्चों, फेराडे नाम के साइंटिस्ट ने, ऐसा कहा जाता है कि 12 साल तक एक एक्सपेरिमेंट किए थे। 12 साल तक इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किए थे अपने, कि इन्होंने कहा था कि एक कोई कॉइल में किसी कंडक्टर में उसको बैटरी से कनेक्ट करे बगैर उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाए। किसी कॉइल के अंदर करंट प्रोड्यूस हो जाए उसको बैटरी से कनेक्ट करे बगैर। तो ये एक कॉइल ली उन्होंने। कॉइल का मतलब क्या है, कोई एक, और ये उसको उन्होंने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है। गैल्वेनोमीटर हमारा क्या होता है बच्चों, हमारे तीन तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। मैंने आपको बताया था, एम मीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर। एम मीटर एक डिवाइस होता है जो करंट को मेजर करता है। वोल्ट मीटर डिवाइस होता है जो वोल्टेज को मेजर करता है। गैल्वेनोमीटर डिवाइस होता है जो केवल डिटेक्ट करता है कि वेदर द करंट इज फ्लोइंग और नॉट। अगर करंट फ्लो करता है तो ये डिफ्लेक्शन शो करता है, करंट फ्लो नहीं करता तो डिफ्लेक्शन शो नहीं करता। अगर ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा है गैल्वेनोमीटर, तो इसका मतलब करंट फ्लो कर रहा है। तो एक उन्होंने कॉइल ली, एक वायर ली, ठीक है, उसको इस तरीके से मोड़ दिया उन्होंने। और इस तरीके से मोड़ने के बाद, ठीक, एक उन्होंने ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो, कि इसको बैटरी से कनेक्ट करे बगैर, कॉइल को बैटरी से कनेक्ट करे बगैर कॉइल में करंट फ्लो कर जाए। तो गॉड हेल्प दोस हु हेल्प देमसेल्व्स। एक दिन ऐसा कहा जाता है, गुस्से में इन्होंने मैग्नेट कॉइल की तरफ फेंकी। जब इन्होंने गुस्से में मैग्नेट कॉइल की तरफ फेंकी तो उन्होंने देखा गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, यानी कि करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में। यही तो मतलब हुआ इसका। फिर इन्होंने देखा कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा बाद में। ठीक है। फिर उन्होंने अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेट को लेकर गए कॉइल से, तो उन्होंने देखा कि गैल्वेनोमीटर अब डिफ्लेक्शन शो कर रहा है बट उल्टी डायरेक्शन में शो कर रहा है। इसी तरीके से इन्होंने ये स्टेप्स रिपीट करे। अब इन्होंने मैग्नेट को स्टेशनरी कर दिया, कॉइल को मैग्नेट की तरफ लेकर गए। फिर उन्होंने देखा गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। फिर उन्होंने मैग्नेट को स्टेशनरी दोबारा कर दिया और कॉइल को मैग्नेट से अवे लेकर गए। कॉइल को मैग्नेट से अवे लेकर गए। फिर उन्होंने देखा गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है बट अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो इस तरीके से इन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशंस निकाली और अपने कुछ इन्होंने बताया इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। तो इन्होंने बच्चों ये चीज बताई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में, कि जब भी हमारा रिलेटिव मोशन होता है कॉइल और मैग्नेट के बीच में, कॉइल और मैग्नेट के बीच में कैसा मोशन होता है, रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन का मतलब होता है एक के रेस्पेक्ट में दूसरा मूव कर रहा है। एक के रेस्पेक्ट में दूसरा मूव करता है तो उसे रिलेटिव मोशन कहते हैं। जैसे बच्चों, आप अभी स्टेशनरी हो, ठीक है, और कोई बच्चा आपके सामने स्कूटी से जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड के साथ,
तो वो आपके रिस्पेक्ट में मोशन कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड के साथ। और अगर दो बच्चे हैं, दो बच्चे स्कूटी से जा रहे हैं एक ही डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकंड के साथ, तो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी होंगे, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों एक ही स्पीड के साथ जा रहे हैं। जब दो बच्चे एक ही स्पीड के साथ एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी होंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों की स्पीड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। बट अगर एक बच्चा जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड के साथ आगे, एक बच्चा 4 मीटर पर सेकंड के साथ आगे, तो जब 4 मीटर वाला बच्चा 10 मीटर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड वाले बच्चे को देखेगा, तो उसे वो 6 मीटर पर सेकंड के साथ जाता हुआ दिखाई देगा। समझ में आ रही है बात? मैं रिलेटिव मोशन के बारे में क्या बता रहा हूँ। और जब 10 मीटर पर सेकंड वाला बच्चा 4 मीटर पर सेकंड वाले बच्चे को देखेगा, तो वो उसे 6 मीटर पर सेकंड के साथ पीछे दिखाई देगा। खैर, रिलेटिव मोशन हमारा 11th के कॉन्सेप्ट में है। अगर आपको रिलेटिव मोशन नहीं समझ में आ रहा तो चिंता मत करो, ये आपके 11th के सिलेबस वाली चीज में बता रहा था। खैर, रिलेटिव मोशन का अभी आप 10th के लेवल से मतलब ये समझो, रिलेटिव मोशन का मतलब होता है जब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन हो रहा होता है। यानी कि जब हमारा कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, जब कॉइल और मैग्नेट एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव करती हैं, तो हमारा एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है कॉइल में, और अगर कॉइल क्लोज होती है तो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाता है कॉइल में। इसी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो सिंपल से शब्दों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? जब कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मूव करते हैं, तो कॉइल में एक टेम्पोरेरी ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, और अगर कॉइल क्लोज होती है तो टेम्पोरेरी करंट प्रोड्यूस हो जाता है। इसी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। करंट के लिए ईएमएफ की जरूरत होती है, और करंट तभी फ्लो करता है जब क्लोज होता है, ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता। तो इसी प्रोसेस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। रिलेटिव मोशन का मतलब है या तो फिर मैग्नेट स्टेशनरी हो, कॉइल इधर मैग्नेट की तरफ मूव करे या मैग्नेट से अवे मूव करे, या फिर कॉइल स्टेशनरी हो। ठीक, पहला हमारा केस क्या था? कॉइल स्टेशनरी हो, मैग्नेट कॉइल की तरफ मूव करे या कॉइल से अवे मूव करे, या फिर मैग्नेट स्टेशनरी हो, कॉइल मैग्नेट की तरफ मूव करे या मैग्नेट से अवे मूव करे। ठीक है, दोनों अच्छा, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में एक ही स्पीड के साथ मूव करेंगे तो दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। अगर मैग्नेट भी इधर मूव कर रही है, कॉइल भी इधर मूव कर रही है एक ही स्पीड के साथ एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन आ जाएगा 0। ठीक है, रिलेटिव मोशन कब होगा? अगर कॉइल स्टेशनरी, मैग्नेट कॉइल की तरफ या कॉइल से अवे मूव करे, या फिर मैग्नेट स्टेशनरी, कॉइल मैग्नेट की तरफ या मैग्नेट से अवे मूव करे। ठीक है, ये रिलेटिव मोशन होता है। अच्छा, रिलेट हमारा होता क्यों है? देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्योंकि जब भी दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा चेंज करता है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स आपकी बुक में दे नहीं रखा है, तो अभी आप ऐसा समझ लो, मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है बच्चों? जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या होती है, उसी को हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। सबको पता है ना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी नॉर्थ से साउथ पोल जाती हैं। एक मैग्नेट होता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है। मैग्नेट के सराउंडिंग की लाइन जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है उसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। मैग्नेट के सराउंडिंग की वो लाइंस जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है उसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या को ही मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं, क्योंकि अभी आप इतना समझ लो। तो जब हमारा बच्चों दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, तो रिलेटिव मोशन होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है, इसलिए हमारा इंड्यूस करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। ऐसा होता है बच्चों, जब आपकी कॉइल मैग जब मैग्नेट कॉइल की तरफ जाएगी, जब आपकी मैग्नेट कॉइल की तरफ जाएगी मैग्नेट कॉइल की तरफ जाएगी, तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या बढ़ेगी ना। अरे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी नॉर्थ पोल से रिलीज होती हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या बढ़ेगी। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या बढ़ेगी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो आप ये समझ लो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। जब कॉइल जब मैग्नेट कॉइल से दूर जाएगी, जब आपकी मैग्नेट कॉइल से दूर जाएगी, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या कम होगी। तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या कम हो जाएगी, फ्लक्स चेंज करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। ये हमारा लॉजिक होता है। कॉइल स्टेशनरी, मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल या अवे फ्रॉम द कॉइल। मैग्नेट स्टेशनरी, कॉइल टुवर्ड्स द मैग्नेट या अवे फ्रॉम द मैग्नेट। तो आपका होता है इसी तरीके से। मैग्नेट स्टेशनरी है तो कॉइल अगर मैग्नेट की तरफ आएगी तो आपके बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या इंक्रीज होगी,
और अगर कॉइल मैग्नेट से दूर जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या कम होगी। कुल मिलाकर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स आपको नहीं आ रहा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर ही ध्यान रखो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या बढ़ेगी या कम होगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या अगर हमारी बढ़ती है या कम होती है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती है, तो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाता है। ये आपका होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए, कॉइल और मैग्नेट के बीच में। और दोनों के बीच में जब रिलेटिव मोशन होगा तभी हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या बढ़ेगी या कम होगी। कुल मिलाकर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या चेंज होगी, तभी आपका ईएमएफ या करंट इंड्यूस होता है। अच्छा, अब देखो जैसे आपका बच्चों ये है। अच्छा, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन पता करने के लिए हमारे पास रूल होता है जिसे हम लोग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कहते हैं, जिसे हम लोग कह देते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल होता है जो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन पता करता है। ठीक है, ये रूल हमारा क्या कहता है, इसमें राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को स्ट्रेच कर लेते हैं ऐसे कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को बताता है, जो थंब होता है वो मोशन ऑफ कंडक्टर को बताता है, तो मिडिल फिंगर इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताती है। मिडिल फिंगर इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताती है। लेफ्ट हैंड के अंदर आपका जो थंब होता है वो फोर्स बताता है, राइट हैंड के अंदर थंब मोशन ऑफ कंडक्टर बताता है। और लेफ्ट हैंड के अंदर जो मिडिल फिंगर होती है वो करंट बताती है, तो राइट हैंड के अंदर मिडिल फिंगर इंड्यूस्ड करंट बताती है। बेसिकली राइट हैंड थंब रूल का यूज करा जाता है इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन पता करने के लिए, और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करा जाता है फोर्स की डायरेक्शन पता करने के लिए। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज करा जाता है इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन पता करने के लिए। सिंपल सा हमारा ये रूल है इस तरीके से। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, हमारी मैग्नेटिक फील्ड इधर ये आ जाती है, ये हमारी हो जाती है इधर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, इस तरीके से अगर इसको बनाओगे, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका इधर आ जाता है इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, तो आपका ये इधर आ जाता है थंब, ये आपका इधर आ जाता है मोशन ऑफ कंडक्टर। बिल्कुल वैसा ही मैंने बनाया है जैसा आपका लेफ्ट हैंड था, बस इसमें ये चीज चेंज हो गई है ऐसे करके। मैग्नेटिक फील्ड, करंट, अंगूठा, अंगूठा जो है हमारा बाहर आ रहा है ना हमारा, तो बाहर आ रहा है तो इसलिए मैंने इसको इस तरीके से बना दिया है। अंदर जा रहा है, सॉरी, अंगूठा अंदर जा रहा है तो मैंने इसको इस तरीके से बना दिया है, इसलिए ये चीज अंदर जा रही है। अंगूठा हमारा माइनस जेड एक्सिस में जा रहा है, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से बना दिया है। अब आप देखोगे जैसे, ठीक, पहले इतनी सी चीज का स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? ठीक, फाइन। अच्छा, जैसे बच्चों ये हमारा है, अब ये देखो हमारा क्या कहता है, ये आपका इधर आ जाता है एक नॉर्थ पोल, ये आ जाता है इधर आपका साउथ पोल। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपकी एक वायर है, ये क्या है आपकी वायर। इस वायर को मैंने इस तरीके से कनेक्ट कर रखा है, इस तरीके से कॉइल है, उसको मैंने कनेक्ट कर दिया है और मैं इसे इस तरीके से मूव कर रहा हूँ। ये 3 डायमेंशनल फिगर है तो आपको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। ये आपका इधर नॉर्थ पोल है, इधर आपका साउथ पोल है, इधर क्या है नॉर्थ पोल और इधर है हमारा साउथ पोल। ये आपकी एक वायर है, वायर को मैं नीचे मूव कर रहा हूँ। वायर को कहाँ मूव कर रहा हूँ? नीचे। 3 डायमेंशनल फिगर है ना हमारी, ये 3 डायमेंशनल फिगर है। तो नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और ये हमारी वायर ऐसे रखी हुई है, वायर को मैं नीचे मूव कर रहा हूँ। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी चेंज होगी ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जाती हैं? नॉर्थ से साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या हमारी चेंज होगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट होंगी। अरे कोई वायर को आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऐसे ऐसे मूव करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? कट होंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट होंगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। अब फ्लक्स आपके सिलेबस में नहीं है तो आप ऐसे ध्यान रखो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या चेंज कट होंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी जब कट होंगी तो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन पता करने के लिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल होता है, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड हमारी ये हो गई बच्चों, मोशन ऑफ कंडक्टर नीचे की तरफ हो रहा है,
मोशन ऑफ कंडक्टर कहाँ हो रहा है, नीचे, हम लोग वायर को नीचे मूव कर रहे हैं, तो मोशन ऑफ कंडक्टर नीचे हो रहा है, तो इंड्यूस करंट ये आ जाएगा आपका, मैग्नेटिक फील्ड ये हो गई, मोशन ऑफ कंडक्टर नीचे, तो इंड्यूस करंट आपका ये आ जाएगा। तो इंड्यूस करंट इसमें इस तरीके से फ्लो कर जाएगा, इंड्यूस करंट इस तरीके से इसमें फ्लो करेगा। ठीक है, इसके बाद इसी तरीके से अगर ये नॉर्थ पोल आ जाता है, ये आपका इधर आ जाता है साउथ पोल, अब आपका ये आ जाता है इस तरीके से है। ठीक, ये नॉर्थ पोल है, ये इधर साउथ पोल है, ये आपकी बच्चों इस तरीके से है वायर। अब इसको आप ऊपर मूव कर रहे हो, आप इसको ऊपर मूव कर रहे हो, यानी कि आपकी ये इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, ये वायर है, आप इसे ऊपर मूव कर रहे हो। जब इसे ऊपर मूव करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या अगेन कट होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या कट होगी। सपोज हमारी 1000 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे निकल रही है, मैंने एक ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाई है, हमारी नॉर्थ से साउथ पोल 1000 मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है, तो 1000 की 1000 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी क्या होंगी बच्चों, कट होंगी। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट होंगी तो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो जब इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएगा तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाओगे, राइट हैंड रूल लगाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड ये मोशन ऊपर हो रहा है, मोशन कहाँ हो रहा है, ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ ये मोशन हो रहा है आपका ऊपर, तो करंट कहाँ फ्लो करेगा, ऐसे, मोशन ऊपर हो रहा है ना वायर में, तो करंट आपका ये फ्लो कर जाएगा, तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन आपकी ये आ जाएगी, ये आपकी इधर इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। तो इस तरीके से बच्चों हमारा इंड्यूस करंट फ्लो करता है। गैल्वेनोमीटर अगर इधर लगा होगा तो गैल्वेनोमीटर इस साइड डिफ्लेक्शन शो करेगा, गैल्वेनोमीटर वही डिफ्लेक्शन शो करता है करंट के फ्लो की डायरेक्शन में। अगर गैल्वेनोमीटर इधर लगा हुआ है तो गैल्वेनोमीटर इधर डिफ्लेक्शन शो करेगा, गैल्वेनोमीटर उधर ही डिफ्लेक्शन शो करता है करंट की डायरेक्शन में। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर इस तरीके से डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक, ये हमारा होता है। अच्छा बच्चों, एक लेंस लॉ भी समझ लो, क्योंकि लेंस लॉ शायद आपकी बुक में दे रखा है, तो लेंस लॉ में आपका इतना ही बता रहा हूँ जो आपके 10th के सिलेबस में हो। लेंस लॉ हमारा क्या कहता है, लेंस लॉ ये कहता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है और जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, वो अपने कॉज ऑफ प्रोडक्शन को अपोज करता है, वो अपने कॉज ऑफ प्रोडक्शन को क्या करता है, अपोज करता है, यानी कि जिसने पैदा किया है उसको, वो उसी को अपोज करता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप देखना चाहते हो तो जैसे कोल्ड ड्रिंक, आप जब एक ग्लास के अंदर भरते हो, एक आपका ग्लास है, जब उसके अंदर कोल्ड ड्रिंक भरते हो तो बच्चों ऊपर हमारा झाग आ जाता है जो, अरे जब आपका कोई ग्लास है उसके अंदर आप कोल्ड ड्रिंक डालते हो, तो कोल्ड ड्रिंक पोर करते हो, तो उसके ऊपर जो हमारा झाग आ जाता है वो फर्दर इनकमिंग ऑफ कोल्ड ड्रिंक को अपोज करता है ना। वो जो हमारा झाग सा आ रहा है, फोम जो कलेक्ट हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है, कोल्ड ड्रिंक पोर करने की वजह से। और वो अपोज किसे कर रहा है, फर्दर इनकमिंग ऑफ कोल्ड ड्रिंक को अपोज करता है ना। फर्दर इनकमिंग ऑफ कोल्ड ड्रिंक को क्या करता है बच्चों, अपोज करता है। जैसे आपका ये जार है, इसके अंदर आपने कोल्ड ड्रिंक इस तरीके से पोर कर रहे हो आप, तो इसके ऊपर इधर हमारा फोम कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वो फर्दर इनकमिंग ऑफ कोल्ड ड्रिंक को अपोज करेगा। वो फोम आ किसकी वजह से रहा है, कोल्ड ड्रिंक पोर करने की वजह से, अपोज किसे कर रहा है, फर्दर इनकमिंग ऑफ कोल्ड ड्रिंक को। तो यही हमारा लेंस लॉ होता है, अपने कॉज ऑफ प्रोडक्शन को अपोज करना, जिसने पैदा किया उसी को अपोज करना, यही हमारा लेंस लॉ होता है। लेंस लॉ को अगर हम लोग समझते हैं तो देखो इस तरीके से बच्चों समझते हैं, मैंने आपको अब शुरुआत से ही क्या बताया, ये आपकी कॉइल है, इधर हमारा गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, राइट, ये हमारी मैग्नेट है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट का साउथ पोल है। तो बच्चों हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ तभी प्रोड्यूस होता है जब हमारा कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, तभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या कम या ज्यादा होती है, या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या कट होती है, तभी हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है। या तो फिर मैग्नेट को स्टेशनरी कर दो, कॉइल को मैग्नेट की तरफ लेकर आओगे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या बढ़ेगी। पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या इस पर 2 थी, तो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या जो इसको मिलेंगी वो 20 मिलेंगी। थोड़ा और पास लेकर आओगे, मैग्नेट स्टेशनरी है, कॉइल को मैग्नेट की तरफ ला रहे हो, कॉइल को मैग्नेट की तरफ ला रहे हो, तो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या 200 मिलेंगी इसे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या बढ़ेगी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या चेंज होगी, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस करंट इसमें प्रोड्यूस हो जाएगा। अब आपकी मैग्नेट स्टेशनरी है, कॉइल को मैग्नेट से परे ले जा रहे हो, कॉइल को मैग्नेट से अवे ले जा रहे हो, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या कम होगी। 200 मैग्नेटिक फील्ड लाइन से 20 मैग्नेटिक फील्ड लाइन, फिर 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या कम होगी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस करंट इसमें प्रोड्यूस हो जाएगा। कॉइल स्टेशनरी कर दी, मैग्नेट को कॉइल की तरफ ले जा रहे हो, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या बढ़ेगी,
2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन, फिर 20 मैग्नेटिक फील्ड लाइन, फिर 200 मैग्नेटिक फील्ड लाइन, फिर 500 मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की संख्या चेंज होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट इसमें प्रोड्यूस हो जाएगा। कॉइल स्टेशनरी है, मैग्नेट को कॉइल से दूर ले जा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या इसमें कम होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या चेंज होगी तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड करंट इसमें प्रोड्यूस हो जाएगा। तो यानी कि ये चीज अब क्लियर हो जानी चाहिए। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब होता है टेम्पोरेरी इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म से प्रोड्यूस हो रही है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का उल्टा है ये, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड की दो सोर्सेस होती हैं, एक तो नॉर्थ पोल साउथ पोल है, करंट कैरिंग वायर। इसके अंदर हम लोग टेम्पोरेरी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं मैग्नेटिज्म से, ठीक है। अच्छा, और हमारी टेम्पोरेरी इलेक्ट्रिसिटी ये इसलिए कहा है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तभी तक प्रोड्यूस होती है जब तक हमारा मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन होता है। मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, क्योंकि जब मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या चेंज होती है, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाता है। इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन पता करते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से, जिसमें थंब मोशन ऑफ कंडक्टर होता है, मिडिल फिंगर इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताती है, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है, ठीक है। इतनी चीज हम लोगों ने अभी तक क्लियर कर ली है। इस एक एक चीज को करीब मैंने 6-6 बार बोला है, तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों देखते हैं लेंज लॉ। लेंज लॉ हमारा ये कहता है कि इंड्यूस्ड करंट अपने कॉज ऑफ प्रोडक्शन को अपोज करता है। कॉज ऑफ प्रोडक्शन को अपोज करने का मतलब है बच्चों, जब आप मैग्नेट को इसकी तरफ लेकर आओगे तो इसमें इंड्यूस करंट ऐसे फ्लो करेगा, इसमें इंड्यूस करंट इस तरीके से फ्लो करेगा कि वो इस अपने कॉज ऑफ प्रोडक्शन को अपोज करेगा। कॉज ऑफ प्रोडक्शन क्या है? मैग्नेट का पास आना। तो मैग्नेट के पास आने को अपोज कैसे करेगा? इस साइड हमारी नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा, इस साइड हमारा साउथ पोलरिटी डेवलप हो जाएगी। अरे इस साइड हमारी नॉर्थ पोलरिटी डेवलप हो जाएगी और इस साइड हमारी साउथ पोलरिटी डेवलप हो जाएगी। इस साइड नॉर्थ पोलरिटी डेवलप हो जाएगी तो लाइक पोल्स रिपल ईच अदर, तो ये इनकमिंग ऑफ मैग्नेट को रिपल करेगा, इनकमिंग ऑफ मैग्नेट को अपोज करेगा। जब आप मैग्नेट कॉइल की तरफ लेकर आओगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या चेंज होगी, इंड्यूस करंट कॉइल में फ्लो करेगा। इंड्यूस करंट कॉइल में इस तरीके से फ्लो करेगा कि वो लेंज लॉ को ओबे करेगा, यानी कि इंड्यूस करंट कॉइल में इस तरीके से फ्लो करेगा कि वो अपने कॉज ऑफ प्रोडक्शन को अपोज करेगा। कॉज ऑफ प्रोडक्शन को अपोज करने का मतलब है कि इनकमिंग ऑफ मैग्नेट को अपोज करेगा। कॉज ऑफ प्रोडक्शन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या का चेंज होना, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के नंबर का चेंज होना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर कैसे चेंज हो रहा है? इनकमिंग ऑफ मैग्नेट की वजह से। तो इनकमिंग ऑफ मैग्नेट को कैसे चेंज कर अपोज करेगा? इधर नॉर्थ पोलरिटी डेवलप हो जाएगी ताकि रिपल्शन हो, इनकमिंग ऑफ मैग्नेट अपोज हो, इधर साउथ पोल डेवलप हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये बच्चों मैंने आपको क्लॉक फेस रूल एक बताया था, एक मैंने आप लोगों को बताया था इधर क्लॉक फेस रूल। क्लॉक फेस रूल हमारा क्या कहता है बच्चों? अगर हमारा किसी सर्कुलर कॉइल में या किसी भी लूप के अंदर करंट फ्लो करता है और अगर वो करंट क्लॉकवाइज फ्लो करता है तो वहां पे साउथ पोल डेवलप हो जाता है, और अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करता है तो वो कैसा पोल डेवलप हो जाता है? वहां पे नॉर्थ पोल डेवलप हो जाता है। ये चीज मैंने आपको बताई थी, है ना? यहां तक सबको बात आती है बच्चों समझ में? कमल गंगवार, ठीक, फाइन। तो बच्चों ये आपका इधर आ जाता है, इधर आ जाता है साउथ पोल, इधर आ जाता है आपका नॉर्थ पोल, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बताई थी। अब इसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसे पता करोगे? ये तो आपको पता लग गया। तो बच्चों एक बहुत ध्यान से बात को सुन लो, बहुत ज्यादा ध्यान से, कि देखो अब आप इंड्यूस करंट की डायरेक्शन तो तभी पता कर सकते हो, यहां से देखोगे, यहाँ पे नॉर्थ पोल डेवलप हो गया तो यहां से देखोगे तो करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करना चाहिए, और अगर इस साइड से देखोगे तो करंट क्लॉकवाइज फ्लो करना चाहिए। अगर आप इस कॉइल के राइट साइड से देखते हो तो करंट कैसे फ्लो करना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि इधर नॉर्थ पोल डेवलप है। लेफ्ट साइड से देखोगे तो करंट क्लॉकवाइज फ्लो करना चाहिए, क्योंकि इधर साउथ पोल डेवलप है। इधर डेवलप है साउथ पोल, तो अगर लेफ्ट साइड से देखोगे तो करंट क्लॉकवाइज फ्लो करना चाहिए। बट ऐसे देखने में बहुत परेशानी होगी आपको, क्योंकि ये हमारी फिगर जो है वो सही से नहीं बनी है। ये फिगर इसलिए सही से नहीं बनी है, इसमें हमें पता नहीं लग रहा है कौन सा टर्न अंदर है, कौन सा टर्न हमारा बाहर है। हमें नहीं पता चल रहा कौन सा टर्न अंदर है, कौन सा टर्न बाहर है। तो बच्चों आपकी इसमें हमें ये जरूर, तो मैंने इसको डॉट डॉट कर ले रहा हूं। मैं इसको डॉट डॉट करने से क्या पता लग गया मुझे? जो चीज मेरी डॉट डॉट है इसका मतलब वो वाली चीज मेरी कहाँ है? अंदर की तरफ है, वो मेरा बैक फेस है, और जो चीज बोल्ड है वो चीज फ्रंट फेस है।
अरे बच्चों इमेजिन कर रहे हो, एक वायर को जब मोड़ोगे तो वायर को कैसे करके मोड़ रहे हैं, ये वाली चीज हमारी बैक फेस है, ये वाला फ्रंट फेस है, ये वाला बैक फेस है, ये वाला फ्रंट फेस है, ये वाला बैक फेस, ये वाला फ्रंट फेस है। इस तरीके से वायर को मोड़ोगे ना, अब हमें पता चल रहा है कौन सा बैक है कौन सा फ्रंट है। तो इसमें इसके लिए मैंने आपको रूल बताया था, एम्पियर्स राइट हैंड थंब रूल। एम्पियर्स राइट हैंड थंब रूल का यूज करोगे तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन आपको पता लग जाएगी। एकमात्र हमारे पास यही रूल होता है, बाकी जो भी रूल होते हैं वो हमारे मन से बनाए होते हैं। कोई भी कुछ भी रूल बना लेता है मगर वो हमारा उसकी वैलिडिटी नहीं होती है, बट ये एकमात्र ऐसा रूल है आपका जो हर जगह वैलिड होता है। मगर उसके लिए अब देखो होता ये है कि उसके लिए कई बार तो आपको ये डॉटेड डॉटेड मेंशन हो जाता है, जैसे एस चांद बुक में भी आपको शुरुआत की फिगर्स में मेंशन है। तो इससे पता लग जा रहा है कौन सा हमारा बैक टर्न है कौन सा फ्रंट टर्न है। और अगर ऐसा नहीं पता लग रहा है तो फिर आप अपनी तरफ से ही मान के चलो कि इसको बैक मानो इसको फ्रंट मानो, तभी हम लोग एम्पियर्स राइट हैंड थंब रूल लगा सकते हैं। जब एम्पियर्स राइट हैंड थंब रूल लगा लोगे बच्चों, तो मैंने कहा था इसको इंसर्ट करो, तो हमारा जो कर्लिंग फिंगर्स होती है वो करंट की डायरेक्शन होती है, जो अंगूठा होता है वो नॉर्थ पोल की डायरेक्शन होता है। तो नॉर्थ पोल इधर आ रहा है यानी कि अंगूठा इधर आना चाहिए, तो कर्लिंग फिंगर्स इधर आनी चाहिए, यानी कि फ्रंट फेस आपका जो है वो कहाँ आना चाहिए, फ्रंट फेस में करंट नीचे आएगा। फ्रंट फेस में करंट कहाँ आ जाएगा, नीचे। फ्रंट फेस में आपका करंट नीचे आ जाएगा, तो आपका करंट किस तरीके से फ्लो करेगा, फ्रंट फेस में करंट आपका नीचे फ्लो कर रहा है तो बैक फेस में ऊपर जाएगा और फिर इस तरीके से आपका करंट फ्लो कर जाएगा। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर इस साइड डिफ्लेक्शन शो करेगा आपका। गैल्वेनोमीटर कहाँ पे डिफ्लेक्शन शो करेगा, इस साइड आपका गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले जल्दी से सब लोग, ले लिया सबने इसका स्क्रीनशॉट। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों, ठीक है। ठीक। अच्छा लेंस लॉ हम समझा रहे थे, लेंस लॉ में अब देखो दूसरे तरीके से अब हम लोग देखते हैं लेंस लॉ। अगर आपका इसी तरीके से ये होता बच्चों, अगर आपका इसी तरीके से ये होता कि ये आपकी कोई कॉइल है इधर, ये आपकी इधर आ जाती है कोई कॉइल, ये आपकी कॉइल है, ठीक। इधर हमारा गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ये आपकी कॉइल है, ये आपकी इधर आ जाती है मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है। मैग्नेट कॉइल से दूर जा रही है, मैग्नेट कॉइल से दूर जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या कम होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या चेंज होगी आपकी, तो जिसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस करंट इसमें प्रोड्यूस हो जाएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस करंट ऐसे प्रोड्यूस होगा कि वो लेंज लॉ को ओबे करेगा, यानी कि अपने कॉज ऑफ प्रोडक्शन को अपोज करेगा। कॉज ऑफ प्रोडक्शन को अपोज करने का मतलब है, कॉज ऑफ प्रोडक्शन को अपोज करेगा यानी कि इस साइड हमारी साउथ पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी, इस साइड नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी। क्योंकि बच्चों जो इसमें इंड्यूस करंट फ्लो करेगा, वो क्यों फ्लो करेगा इंड्यूस करंट, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या कम होगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या क्यों कम हो रही है, क्योंकि मैग्नेट इससे परे जा रही है, मैग्नेट कॉइल से दूर जा रही है ना। तो मैग्नेट आउट गोइंग ऑफ मैग्नेट को कैसे अपोज करेगा, मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, तो इधर साउथ पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी, इधर नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी, ताकि आउट गोइंग ऑफ मैग्नेट को अपोज कर सके। इस तरीके से इंड्यूस करंट फ्लो करेगा। यानी कि इंड्यूस करंट बच्चों ऐसे फ्लो करेगा कि अगर आप राइट साइड से देखोगे तो इसमें करंट हमारा क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, लेफ्ट साइड से देखोगे तो करंट हमारा एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। अब अगेन इसमें भी यही प्रॉब्लम आ जा रही है, ये 12th की बुक्स में भी प्रॉब्लम आती है, इसमें भी यही प्रॉब्लम आ जा रही है बच्चों कि अगर आपको पता ही नहीं लगेगा कौन सा टर्न अंदर है कौन सा टर्न बाहर है। तो इसके लिए बच्चों ऐसे क्वेश्चंस को हम ऐसे ही कर सकते हैं, इसको हम लोगों ने इधर डॉटेड डॉटेड बना लिया है, डॉटेड डॉटेड बना लिया। जब इसको डॉटेड डॉटेड आप बनाओगे, अब आप देखोगे ये वाली चीज डॉटेड है, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला मेरा जो फेस है ये अंदर है, बैक है, और ये वाला क्या है मेरा फ्रंट है, ये वाला मेरा फ्रंट है और ये वाला क्या है मेरा बैक फेस है। अरे एक वायर को जब मोड़ते हो तो इसका मतलब ये मेरा बैक फेस ये फ्रंट फेस, फिर ये बैक फेस ये फ्रंट फेस, ये आपके पीछे का फेस है जो आपको नहीं दिख रहा है, ये फ्रंट फेस जो आपको दिख रहा है। तो अब इसके लिए हमारे पास एम्पियर्स राइट हैंड थंब रूल होता है कि अपनी फिंगर्स को इस तरीके से कर्ल करोगे, तो आपका थंब जो होता है वो नॉर्थ पोल को बताता है, नॉर्थ पोल इधर, तो थंब आपका इधर आना चाहिए। बच्चों हमारा नॉर्थ पोल इधर है, तो मैंने इसको अपने पाम के अंदर पूरा इंसर्ट कर लिया, हथेली के अंदर इंसर्ट कर लिया, तो मेरा नॉर्थ पोल इधर है, तो मेरा थंब इधर आना चाहिए। तो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स कहाँ जा रही है, ऊपर, कर्लिंग ऑफ फिंगर्स ऊपर, यानी कि
फ्रंट फेस में करंट ऊपर जाएगा। फ्रंट फेस में करंट कहाँ चला जाएगा? ऊपर। फ्रंट फेस में करंट आपका चला जाएगा ऊपर। फ्रंट फेस में करंट ऊपर चला जाएगा। अब आप डायरेक्शन पता कर लोगे। देखो फ्रंट फेस में करंट ऊपर जा रहा है तो बस करंट यहां से आएगा और फिर इधर चला जाएगा आपका, इस तरीके से फ्लो कर जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका करंट इधर फ्लो कर जाएगा। ठीक है, हो क्या रहा है इसके अंदर? करंट आपका देखो पहले बैक फेस से नीचे गया होगा तभी तो फ्रंट फेस से ऊपर आया, फिर आपका करंट ये इधर फ्लो करा, फिर करंट इधर फिर से बैक फेस से नीचे आया, फ्रंट फेस से ऊपर गया, फिर फ्रंट फेस से इधर करंट नीचे आ गया और इस तरीके से आपका करंट फ्लो कर गया। तो गैल्वेनोमीटर इस साइड डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो इस तरीके से हम लोग इंड्यूस करंट की डायरेक्शन पता करते हैं। ठीक है, अपने आप से मैंने देखा है कुछ बच्चे लोग या कुछ लोग अपने आप ही रूल बना लेते हैं कि इधर नॉर्थ पोलैरिटी है तो उंगलियों को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो आपका करंट ऐसे कर कर आ जाएगा। इधर साउथ पोलैरिटी है तो उंगलियों को क्लॉकवाइज घुमा दो, क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो करंट इस तरीके से आ जाएगा। बट बच्चों ये सब गलत रूल है। यहाँ पे हो सकता है ये चीज सही हो जाए बट हर जगह सही नहीं होगी। कॉन्सेप्ट नहीं है ये कोई फिजिक्स का। कॉन्सेप्ट आपका यही है कि हमारे पास यही वाला रूल होता है, राइट हैंड थंब रूल। मगर उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कौन सा फ्रंट फेस है कौन सा बैक फेस है। तो आप इस तरीके से करा करो क्योंकि एक सही रूल आपका यही है। या फिर यहाँ से देखो, वो तो बहुत मुश्किल है, इतनी इमेजिनेशन किसी की अच्छी नहीं होती है, तो इसलिए सबसे सही रूल आपका यही होता है। ठीक है, फाइन, यहां तक आती है सबको बात समझ में? ठीक है, तो बच्चों कुल मिलाकर कहने का पर्पस है आपका जो इंड्यूस करंट होता है वो कब प्रोड्यूस होता है? इंड्यूस करंट आपका तभी प्रोड्यूस होता है जब आपका मैग्नेट को पुल करोगे, खींचोगे कॉइल से, मैग्नेट को पुश करोगे, कॉइल के अंदर इंसर्ट करोगे। ठीक है, तभी होगा। अगर दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। और इंड्यूस करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इंड्यूस करंट की रिवर्स हो गया ना, इधर इंड्यूस करंट कैसे फ्लो कर रहा है? इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज। इधर इंड्यूस करंट कैसे फ्लो कर रहा है? क्लॉकवाइज। तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है अगर हम लोग मैग्नेट के मूवमेंट की डायरेक्शन चेंज कर दे। इधर इनकमिंग ऑफ मैग्नेट है तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ये, इधर आउटगोइंग ऑफ मैग्नेट है तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ये। यानी कि मैग्नेट के मूवमेंट की डायरेक्शन चेंज कर दें तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ठीक। और अच्छा, इंड्यूस करंट को अगर आपको बढ़ाना है तो इंड्यूस करंट जो होता है बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप चाहते हो आपका ज्यादा इंड्यूस्ड करंट फ्लो करे, अगर आपका अभी 2 एम्पियर इंड्यूस करंट फ्लो कर रहा है, आप चाहते हो 50 एम्पियर इंड्यूस करंट फ्लो करे, तो इंड्यूस्ड करंट जो होता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न्स के, नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल। इस कॉइल के अंदर अगर 50 टर्न्स होंगे तो इंड्यूस करंट कम, 100 टर्न होंगे तो इंड्यूस करंट ज्यादा हो जाएगा। इंड्यूस करंट और इंड्यूस्ड करंट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न्स के। इंड्यूस करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अगर आप इसके अंदर सॉफ्ट आयरन कोर या ऐसी कोई मटेरियल इंसर्ट कर दो। परमेबिलिटी, परमेबिलिटी वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, आप ऐसे करके समझ लो। अगर आप बच्चों सॉफ्ट आयरन कोर जो है आपका, अगर आप मैग्नेट की जगह, ये आपका मैग्नेट है ठीक, और ये आप अगर आप इसके अंदर सॉफ्ट आयरन कोर भी इधर इंसर्ट कर देते हो, एक इधर सॉफ्ट आयरन कोर रख देते हो, तो इंड्यूस करंट ज्यादा फ्लो करेगा क्योंकि वो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। या फिर आप ऐसा समझ लो, एक सॉफ्ट, मेरा इधर सॉफ्ट आयरन कोर है, सॉफ्ट आयरन कोर पर मैंने करंट फ्लो करा दिया है ऑलरेडी, तो वो मैग्नेट बन जाएगा। मैंने इधर क्या करा है, सॉफ्ट आयरन कोर है, मैंने उस पर करंट वायर्स को लपेट दिया, करंट फ्लो करा रहा हूं, तो एक तरीके से वो मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा। अब मैं इसमें ठीक है पुलिंग और पुशिंग कर रहा हूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, सॉफ्ट आयरन कोर तो बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस करता है, सॉफ्ट आयरन कोर तो बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा चेंज होगी, तो इसमें इंड्यूस करंट बहुत ज्यादा फ्लो करेगा। और इंड्यूस करंट आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अगर हम लोग रोटेशन को बढ़ा देते हैं, मूवमेंट को बढ़ा देते हैं ज्यादा। अगर हम लोग तेजी तेजी से पुलिंग पुशिंग करेंगे तो मूवमेंट ऑफ मैग्नेट को, मूवमेंट ऑफ मैग्नेट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ मैग्नेट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंड्यूस करंट। यानी कि आप तेजी बहुत, अगर आप 2 मीटर पर सेकंड के साथ इनकमिंग कर रहे हो, 2 मीटर पर सेकंड के साथ आउटगोइंग कर रहे हो, तो कम इंड्यूस करंट होगा। अगर आप 20 मीटर पर सेकंड के साथ इनकमिंग कर रहे हो, 20 मीटर पर सेकंड के साथ आउटगोइंग कर रहे हो, तो इंड्यूस करंट ज्यादा होगा। यानी कि तेजी तेजी से इनकमिंग आउटगोइंग करोगे तो इंड्यूस करंट भी ज्यादा होगा आपका। तो ये सारी चीजें हमारी होती हैं। ठीक है,
फाइन। तो ये हमारा इंड्यूस करंट इन सबके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहां तक आती है सबको बात समझ में? ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो। ले लिया सबने? एक्चुअली बच्चों जो इसका फॉर्मूला होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का, वो ये फॉर्मूला होता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ आपके सिलेबस में नहीं है वो वाला फॉर्मूला। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है ये आप 12th में पढ़ोगे अगेन। इंड्यूस्ड ईएमएफ का ये वाला फॉर्मूला होता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। तो अब आप जब इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा तो करंट ज्यादा होगा। अरे यार, जब इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा होगा तो इंड्यूस्ड करंट भी ज्यादा होगा आपका। ठीक है, क्योंकि इंड्यूस्ड करंट का जो सोर्स है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ ही तो है। इंड्यूस्ड करंट जो फ्लो करता है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से फ्लो करता है। तो वो देख रहे हो जो आपका है ये डायरेक्ट। सो आप कह सकते हो इंड्यूस्ड करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड के। मैंने इसे इंड्यूस्ड ईएमएफ को आई डॉट ईएमएफ लिख दिया है। आप समझ जाना, आई डॉट ईएमएफ का मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नेटिक फील्ड के है। मैग्नेटिक फील्ड परमेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। परमेबिलिटी सबसे ज्यादा सॉफ्ट आयरन कोर की होती है। तो अगर सॉफ्ट आयरन कोर वाली इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करोगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस करंट ज्यादा होगा। ओमेगा का मतलब होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि तेजी तेजी से पुलिंग पुशिंग करोगे, रोटेशन ज्यादा होगी, तो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस करंट क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, अच्छा। इसके बाद इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस करंट। अच्छा, आपको ये बात भी पता है मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि ये कॉइल है क्या? ये सोलिनॉइड ही तो है बच्चों। ये कॉइल जो है ये है सोलिनॉइड, और जो सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड होती है वो नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बताया था ना कि सिंस मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो जिसकी वजह से आपका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स के। इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ टर्न्स के होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इंड्यूस्ड ईएमएफ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यहां तक आती है सबको बात समझ में? ठीक है, तो इससे हमें ऐसा पता लगता है। अच्छा बच्चों, आज यही आपका बस सिलेबस यहाँ पर हाफरली एग्जाम तक का खत्म होता है। अच्छा, एक चीज बस बची है, जल्दी से उसको समझ लेते हैं। डायरेक्ट एक होता है आपका डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट, इनका बस बेसिक दे रखा है, क्योंकि एसी जनरेटर आपके सिलेबस से हट चुका है। आखिरी टॉपिक बस जल्दी से देख लो, फिर आपका हाफरली एग्जाम तक का सिलेबस खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम हमारा जो टर्न होगा उसमें एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करवा देंगे और एनसीईआरटी वगैरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा देंगे। ठीक, जो बच्चों आपका करंट होता है वो देखो दो टाइप का आपका होता है। एक होता है बच्चों आपका डायरेक्ट करंट, इसको जल्दी से समझो। एक होता है हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट। एक हमारा डायरेक्ट करंट होता है और एक हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। देखो, और डोमेस्टिक वायरिंग भी आपके सिलेबस से हट चुका है, तो ये आखिरी टॉपिक है आपके सिलेबस का, जल्दी से समझो। बच्चों, आपका करंट दो तरीके का होता है, एक होता है डायरेक्ट करंट, एक होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट वो होता है जो सीधा सीधा फ्लो करता है, जो अपनी पोलैरिटी को चेंज नहीं करता, अपनी डायरेक्शन को रिवर्स नहीं करता, जो अपनी डायरेक्शन को रिवर्स नहीं करता, और ये अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। बहुत ध्यान से समझना। अगर मैं ग्राफ बनाता हूं, करंट को मैंने वाई एक्सिस पे ले लिया, टाइम को एक्स एक्सिस पे ले लिया, तो हमारा डायरेक्ट करंट का ये वाला ग्राफ आ जाता है। और अगर मैं ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ बनाता हूं, तो ये मेरा करंट इधर आ गया वाई एक्सिस पे, टाइम आ गया एक्स एक्सिस पे, तो हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ इधर ये आ जाता है। ये आपका ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ आ जाता है। क्रस्ट ट्रफ देख रहे हो, ये ऑल्टरनेटिंग करंट का आपका ग्राफ आ जाता है। तो ये अपनी पोलैरिटी को चेंज करता है, क्योंकि जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वो आपका बच्चों इस तरीके से अपनी डायरेक्शन को पर्टिकुलर टाइम के बाद चेंज करता है, और एक साइन वाले ग्राफ में चलता है। आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा होगा ना, साइन। तो ये ग्राफ हमारा साइन का होता है, मतलब ये पीरियोडिक वे में चलता है, अपने आप को एक अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करता है क्रस्ट और ट्रफ बना बनाकर। और हमारे घरों में कौन सा करंट यूज होता है ये बात सबको पता है? हमारे घरों पे बच्चों जो यूज होता है वो अल्टरनेटिंग करंट यूज होता है। यहां तक आ रही है सबको बात समझ में? अशोक शंखदार। अच्छा, बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। व्हाट्स योर नेम?
हाँ, इसका रीजन ये है, देखो बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। देखो, ऑल्टरनेटिंग करंट बच्चों इसलिए हमारा यूज होता है घरों में, क्योंकि एक बात सुनो, डायरेक्ट करंट बनाना कितना मुश्किल काम है। अगर आपको बरेली सिटी के अंदर डायरेक्ट करंट बनाना है तो डायरेक्ट करंट कैसे करके बनाओगे? डायरेक्ट करंट बनाओगे, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाओगे। एक बड़ा सा बीकर लोगे, बहुत बड़ा सा बीकर, उस बड़े से बीकर के अंदर बहुत ज्यादा एसिड भर दोगे, फिर उसके अंदर इलेक्ट्रोड्स रखोगे, ठीक है, फिर उसके अंदर रख दोगे इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स रख दोगे, फिर केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। कितना मुश्किल काम है ये चीज कर पाना, इतनी बड़ी बरेली सिटी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। और ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या है? कुछ भी नहीं है। ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या है आपका? बस यही तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ऑल्टरनेटिंग करंट ही तो हो रहा है। आपने देखा नहीं, डायरेक्शन रिवर्स कर रही है। अभी अभी आपने देखा, ये हमारी कॉइल है, इस कॉइल को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर रखा है बच्चों। तो जब आप मैग्नेट, ये आपकी मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, मैग्नेट को कॉइल की तरफ ले जा रहे हो तो करंट की डायरेक्शन अलग है। मैग्नेट को कॉइल से दूर ले जा रहे हो तो करंट की डायरेक्शन अलग है, करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो रही है, ये ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस हो गया। बस इसको कंटिन्यूअस कर दें किसी तरीके से हम, तो इसकी कंटिन्यूटी सप्लाई हम लोग जनरेटर की हेल्प से कर देते हैं। जनरेटर आपके सिलेबस में नहीं है, बट आप इतना समझ लो कि जनरेटर की हेल्प से हम इसको कंटिन्यूटी में रख देते हैं तो ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस हो जाता है। ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करना कितना आसान काम है, बस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या चेंज करा दो। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या चेंज करा दोगे तो आपका ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करता रहेगा। तो इतना आसान काम है ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करना। तो बच्चों इसलिए हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अच्छा, अब आप जल्दी से एक दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट सुनो। आपका जो बच्चों घर मोबाइल की बैटरी होती है, मोबाइल की जो बैटरी होती है वो एक बैटरी है, वो आपकी एनर्जी को स्टोर करती है, तो उसमें डायरेक्ट करंट जाना, उसे डायरेक्ट करंट चाहिए होता है। इसलिए जो आपके मोबाइल का चार्जर होता है, मोबाइल का चार्जर क्या करता है आपका, जो आपकी पावर सप्लाई होती है वो होती है ऑल्टरनेटिंग करंट, उसे वो डायरेक्ट करंट के अंदर कन्वर्ट कर देता है और आपके मोबाइल को दे देता है, तो आपके मोबाइल की बैटरी चार्ज हो जाती है। आपका जो मोबाइल का चार्जर होता है उसके अंदर एक डिवाइस होता है रेक्टिफायर, ये चीज 12th में दे रखी है, अभी आप समझ लो ये एक डिवाइस होता है। रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस होता है जो ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देता है, जो एसी को कन्वर्ट कर देता है किसमें? डीसी में। रेक्टिफायर डिवाइस होता है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। तो ये आपके मोबाइल के चार्जर में होता है। मोबाइल के चार्जर से क्या करता है, जो पावर सप्लाई एसी में होती है उसे डीसी में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरीके से आपके लैपटॉप की बैटरी होती है, वो भी, उसे भी डायरेक्ट करंट की जरूरत होती है। तो आपका जो अडेप्टर होता है मोबाइल का, वो आपकी पावर सप्लाई जो एसी में होती है उसे डीसी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये सब हमारे काम होते हैं। अच्छा, अब आप कहोगे, अच्छा बच्चों इंडिया में जो होती है, सुनो, आपका जो डायरेक्ट करंट होता है वो किससे डिनोट होता है? डायरेक्ट करंट का रिप्रेजेंटेशन ऐसे करके होता है आपका, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, बड़ा पोल पॉजिटिव टर्मिनल, छोटा पोल नेगेटिव टर्मिनल, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल। तो जो आपका ये होता है डीसी का रिप्रेजेंटेशन, एसी का रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होता है, एक सर्किल बनाते हैं हम लोग, सर्किल बनाने के बाद ये वेव बना देते हैं, क्रस्ट रफ वाली एक वेव बना देते हैं, तो ये हमारा एसी का रिप्रेजेंटेशन आ जाता है, ठीक है। ये एसी का रिप्रेजेंटेशन होता है। और इंडिया के अंदर, पूरी ऑल ओवर द इंडिया, आपकी कितनी आपको अल्टरनेटिंग बच्चों वो मिलता है, पूरी ऑल ओवर द इंडिया जो हमारी सप्लाई होती है वो सेम है, कितनी होती है? 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पे। 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है? बस ये आखिरी चीज है, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? स्क्रीनशॉट ले लिया? नव्या, बात समझ में आई है कि क्यों यूज होता है एसी, घरों में एसी क्यों यूज होता है? समझ में आ गई बात? ठीक। देखो बच्चों, हाँ बच्चों देखो, अब हमारा इसका मतलब क्या है, हमारी फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्स है तो इसका मतलब ये है, हमारा फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स का क्या मतलब होता है? फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स का मतलब है, कोई भी फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है वो काम एक सेकंड में कितनी बार हो रहा है। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है कि एक सेकंड में वो काम कितनी बार हो रहा है। तो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स है, इसका मतलब ये एक सेकंड में 50 साइकिल्स बनाता है। एक सेकंड के अंदर, ये हमारा करंट है, ये हमारा इधर टाइम है, तो एक सेकंड के अंदर ये ऐसे 50 साइकिल्स बनाता है, 50 बार क्रस्ट रफ बनाता है, समझ रहे हो?
एक सेकंड में, अच्छा अब अपना कॉमन सेंस लगाओ बच्चों, सब लोग अपना कॉमन सेंस बस यूज करो, फिर 1 मिनट बाद क्लास खत्म हो जाएगी। एक सेकंड में ये 50 साइकिल्स बना रहा है। एक साइकिल में एक क्रस्ट एक ट्रफ बनता है, तो 50 साइकिल्स में 50 क्रस्ट 50 ट्रफ बनेंगे। यहां तक आती है सबको बात समझ में? कमल गंगवार, अशोक शंखदार। एक सेकंड में हमारा एक सेकंड में 50 साइकिल्स बना रहा है। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, यानी कि एक सेकंड में 50 साइकिल्स बना रहा है। एक साइकिल में एक क्रस्ट एक ट्रफ बन रहा है, यानी कि 50 साइकिल्स में 50 क्रस्ट 50 ट्रफ बनेंगे। या फिर आप ऐसे समझो, एक साइकिल में अपनी 2 बार पोलैरिटी चेंज कर रहा है। अरे एक बार इधर एक बार इधर, एक साइकिल में 2 बार पोलैरिटी चेंज कर रहा है, तो 50 साइकिल्स में कितनी बार पोलैरिटी चेंज करेगा? 100 बार पोलैरिटी चेंज करेगा। 100 बार अपनी पोलैरिटी चेंज करेगा ना ये 50 साइकिल्स के अंदर। एक साइकिल में बच्चों, एक साइकिल में 2 टाइम्स डायरेक्शन चेंज, 2 टाइम्स डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो 50 साइकिल में 100 टाइम्स डायरेक्शन चेंज होगी। ठीक है, डायरेक्शन चेंज होगी, यानी कि 100 टाइम्स डायरेक्शन चेंज होगी। या फिर 50 साइकिल्स हमारी एक सेकंड में होती है। 50 साइकिल्स को लगाने में कितना टाइम लग रहा है? 1 सेकंड। आप कह सकते हो एक सेकंड में 50 साइकिल्स हो रही है, तो एक सेकंड के अंदर 100 टाइम्स डायरेक्शन चेंज। ठीक है, एक सेकंड में 100 टाइम्स डायरेक्शन चेंज हो जा रही है। या फिर मैंने इसको चलो उल्टा कह दिया, 100 टाइम्स डायरेक्शन चेंज हो रही है हमारी एक सेकंड में। 100 टाइम्स डायरेक्शन चेंज हो रही है एक सेकंड में। तो 1 टाइम डायरेक्शन कितने टाइम में चेंज हो जाएगी? 1 टाइम डायरेक्शन चेंज कितने टाइम में हो जाएगी? बताओ नव्या। 1/100, 1/100 सेकंड में हो जाएगी। इसलिए हम लोगों को नहीं दिखता। जैसे एक बार एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि सर जब हमारा एसी इधर ऐसे करके फ्लो करता है, तो यानी कि वो 2 बार जीरो हो जाता है। अरे एक साइकिल में 2 बार जीरो हो रहा है ना, यहाँ पर तो जीरो से शुरू हुआ, पीक में पहुंचा, फिर इधर कम हुआ जीरो हुआ, फिर इधर जीरो से पीक में पहुंचा अपोजिट डायरेक्शन में, फिर इधर जीरो हो गया यहाँ पर। तो यानी कि एसी जो है वो आपका कॉन्टिन्यूस तो है नहीं, कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, फिर इधर जीरो हो रहा है। तो हमें तो ऐसा नहीं दिखता है, हमें तो रोशनी कॉन्टिन्यूस दिख रही है। तो उसका रीजन ये है क्योंकि परसिस्टेंस ऑफ विजन जो होता है हमारा, वो हमारा 1/30 सेकंड होता है। परसिस्टेंस ऑफ विजन सबको पता है क्या होता है? परसिस्टेंस ऑफ विजन का मतलब पता है क्या होता है? कि हम लोग एक इमेज को कितने टाइम तक रख सकते हैं अपने दिमाग में। तो परसिस्टेंस ऑफ विजन होता है हमारा 1/30 सेकंड। और जबकि डायरेक्शन को चेंज करने में कितना टाइम लग रहा है? 1/100 सेकंड, जो हमारी परसिस्टेंस ऑफ विजन से अवे है। तो इसलिए हमें नहीं दिखता है। जैसे एक बार एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि सर ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो कॉन्टिन्यूस तो है नहीं, वो अभी पहले जीरो से बढ़ा, फिर बढ़ने के बाद कम हुआ, फिर अपोजिट डायरेक्शन में गया पीक पर, फिर जीरो हुआ, 2 बार जीरो हो रहा है, तो हमें तो बल्ब बुझता हुआ दिख ही नहीं रहा है, हमें तो कंटिन्यूअस इसकी रोशनी दिख रही है। तो क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है सारा काम, एक ठीक है, ये सब काम बहुत जल्दी जल्दी हमारा हो रहा है बच्चों। 1/100 सेकंड में इसकी, एक सेकंड का भी 100वां हिस्सा उतने टाइम में इसकी जो है डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो हमारी परसिस्टेंस ऑफ विजन से अवे है, इसलिए। मगर ऑल्टरनेटिंग करंट हमारे लिए कितना बड़ा एक बूम है, वरदान है, सोचो। वरना डायरेक्ट करंट को तो बनाने की सोच भी नहीं सकते। ऑल्टरनेटिंग करंट में तो कुछ भी नहीं है, बस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या को बड़ा करो या कम, बढ़ा दो कम करो, ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो चलो खैर, यहीं तक आपके सिलेबस में था। ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में बस थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन ही आपके सिलेबस में था, बाकी चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है वैसे, ऑल्टरनेटिंग जनरेटर, डोमेस्टिक वायरिंग के बारे में, बट वो आपके सिलेबस से हट चुकी है। तो अब हम लोग बच्चों नेक्स्ट टाइम करेंगे, नेक्स्ट टाइम हम लोग एग्जाम्पलर वगैरह के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर हाफ ईयरली एग्जाम्स। यहाँ पर आपका सिलेबस खत्म होता है, ठीक है। यहाँ तक सबको बात समझ में आई? सबने स्क्रीनशॉट ले लो इसका। यस 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 यस। जो हमारी डीसी बैटरी होती है, हाँ हाँ, तभी तो उसमें डायरेक्ट करंट हो रहा है हमारा, तभी तो हम लोग उसके अंदर केमिकल रिएक्शन बिल्कुल होते हैं उसमें, तभी तो उसके अंदर हमारी हम लोग एनर्जी को स्टोर करा रहे हैं जो डायरेक्ट करंट में बना रहा है। डायरेक्ट करंट को बनाने के लिए केमिकल रिएक्शन की ही उसमें जरूरत होती है, ठीक है।
क्योंकि हमारी वो बैटरी है, उसमें एनर्जी हमें स्टोर चाहिए। तो इसलिए हम लोग, हमारा जो चार्जर होता है उसके अंदर रेक्टिफायर होता है, जो हमारी पावर सप्लाई ऑल्टरनेटिंग करंट में होती है उसको डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देता है, और वो डायरेक्ट करंट आपके बैटरी के अंदर स्टोर हो जाता है। फिर केमिकल रिएक्शन होता है आपका, ठीक है, तो वो आपका करंट यूटिलाइज होता रहता है आपका, फिर उसे स्टोर कर, कहीं से हमें उसको स्टोर करना है ना, तो इस तरीके से चार्जिंग होती है, ताकि वो केमिकल रिएक्शन हो सके। उस केमिकल रिएक्शन के होने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं, ठीक है। चलो इस बारे में और बच्चों डिटेल में बताते हैं फिर, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? ठीक, ओके ओके ठीक। एंड कर दो, 1 मिनट।